नमस्कार, मैं गौरव मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने इकॉनमी की क्लास शुरू की है और इकॉनमी की क्लासेस में हम एनसीईआरटी से शुरुआत करेंगे। एनसीईआरटी हमारी नाइन्थ इकॉनमी को लेकर हमारी नाइन्थ से एनसीईआरटी शुरू होती है। तो हम आज नाइन्थ की एनसीईआरटी शुरू करें उससे पहले हम इकॉनमी के कुछ इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमें ये समझना होगा कि इकॉनमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं। क्योंकि जब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं जानेंगे तब तक हम इकॉनमी के साथ अपना जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि अपना हमारा जो है ना इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकॉनमी क्या होता है। हम इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इकॉनमी क्यों स्टडी करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हम पहले शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th फिर हम प्रॉपर जो है ना अपनी एनसीईआरटी को एक ब्रॉड एस्पेक्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से। तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या है कि वाई इकोनॉमी, एक्चुअली गलत लिखा है, वाई इकोनॉमिक्स होना चाहिए, वाई इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्यों, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स क्यों से पहले हम ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, या हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो हमारा उत्पादन और वितरण, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन और वितरण की जो प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि हम प्रोडक्शन करते क्यों हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं। सबसे पहले हमने जान लिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र। और इकोनॉमी को हम हिंदी में क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था। दोनों में अंतर है, अभी हम आगे समझेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। एक बेसिक अंतर अगर आपको समझना है तो अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, और अर्थशास्त्र जो है वो, जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थशास्त्र का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, यानी कि उसका व्यवहारिक स्वरूप है। अर्थशास्त्र एक विषय का जो व्यवहारिक स्वरूप है वो हमारी अर्थव्यवस्था है, यानी उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। तो हमने पहले ये जाना कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, या इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं का अध्ययन हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो हमारे प्रोसेस हैं उन प्रोसेस की स्टडी हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एज ए सब्जेक्ट हम करते हैं। क्या इकोनॉमिक्स क्या है, ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा सवाल यहां पर इसी डिफिनीशन से इस उभर के आता है कि हम प्रोडक्शन कर क्यों रहे हैं, वाई डू वी डू प्रोडक्शन। ठीक है, हमारा क्या सवाल उभर के आ रहा है कि हम प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं। प्रोडक्शन हम किसका करते हैं, गुड्स, वस्तुओं और सर्विसेज, सेवाएं। वस्तुओं और सेवाओं का हम उत्पादन करते हैं, पर सवाल यहां यह निकल कर आता है कि हम उत्पादन कर ही क्यों रहे हैं। ठीक है, हम वस्तुएं और सेवाएं हम क्यों बना रहे हैं। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, अपनी लाइफ को इजी करने के लिए। हमने अगर ये शर्ट बनाई है तो ये शर्ट हमने क्यों बनाई है, ताकि हमें ठंड न लगे या हमारे शरीर की सुरक्षा हो सके। हमने अगर ये बोर्ड बनाया गया है तो ये क्यों बनाया गया है, ये भी तो एक वस्तु है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक सेवा है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको ज्ञान मिले। ये बोर्ड क्यों बनाया गया है कि क्योंकि इस बोर्ड की सहायता से मैं आपको पढ़ा सकता हूं। जब आप शिक्षित होंगे तो आपका जीवन क्या है, अच्छा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आपके आसपास जो भी वस्तुएं बनी हैं वो किस लिए बनी है। आपने घर बनाया तो किस लिए बनाया, ताकि आप जो भी मौसम है आप उनसे अपने आप को सुरक्षित रख सकें। एक जगह हो जहां पर आप जाके आराम कर सकें, जहां पर आप अपना भोजन ले सकें। तो कुल मिला के ये समझ में हमें आ रहा है कि हम उत्पादन क्यों करते हैं। तो हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इसलिए करते हैं ताकि हम अपने जीवन को सरल बना सकें।
ठीक है, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि हम अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें, अपलिफ्ट कर सकें अपने लिविंग स्टैंडर्ड को। ठीक है, तो क्या ये बात क्लियर हो गई कि हम प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब यहां पर हमने ये समझ लिया कि हम वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन क्यों करते हैं। ठीक है, अब ये समझने के बाद अब हमें यह समझना होगा कि हम इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। हमने अभी तक क्या जान लिया है? देखिए, हम एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो होता है इकोनॉमी का, वो पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लें, उसके बाद जब हम एनसीईआरटी शुरू करेंगे तब वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, हमने ये जाना कि इकोनॉमिक्स क्या है, यानी कि अर्थशास्त्र क्या है। अभी हम इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र क्या है हमने ये जान लिया, अर्थव्यवस्था क्या है हम आगे जानेंगे। हमने अभी क्या जाना है, अर्थशास्त्र क्या है। उसके बाद हमने ये जाना कि हम उत्पादन क्यों करते हैं या प्रोडक्शन क्यों करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हम अर्थशास्त्र को या इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो सवाल उभर कर आता है कि हम एज ए सब्जेक्ट हम इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, ना पढ़ें? तो इसका रीजन ये है कि धरती पर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अब आप ये समझिए, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो प्रोडक्शन यानी उत्पादन के लिए हवा में तो उत्पादन हो नहीं जाएगा। उत्पादन के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। रिसोर्सेज को हिंदी में कहते हैं संसाधन। तो उत्पादन के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर समस्या क्या खड़ी होती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। इस धरती पर रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। जैसे पीने का पानी लिमिटेड है, स्वच्छ जल जिसको हम कहें। ठीक है, जो हमारे पास स्वच्छ वायु है वो भी लिमिटेड है। हमारे पास जो मिनरल्स हैं वो लिमिटेड है। हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो लिमिटेड हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास जो फॉरेस्ट हैं वो भी लिमिटेड हैं। तो हमारे पास जो ये रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो यहां पर ये बात उभर कर आती है कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, बिकॉज हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, वो हमारे लिमिटेड हैं। अब जब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमें इनसे प्रोडक्शन करने के लिए इनका यूज, इनका यूटिलाइजेशन बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि अगर हम इनका यूज सावधानी से नहीं करेंगे, अगर हम इनका इस्तेमाल ऑप्टिमम तरीके से नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब इनका यूज किस तरीके से किया जाए, इनसे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि ये लिमिटेड हैं। तो इन प्रक्रियाओं का जो हम स्टडी कर रहे हैं, इन प्रक्रियाओं की स्टडी को जो है ना हमने इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम करते हैं। और इसीलिए जब हमारे पूर्वजों को ये समझ में आया कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं, तब उन्होंने जो है ना इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट डेवलप किया। उन्होंने ये तय किया कि भाई हमें इस चीज को समझना होगा कि हमारे ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम इनको ऑप्टिमम तरीके से यूज करें, ताकि हम इनसे जो अपने गुड्स और सर्विसेज हम इनसे बना रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका हम तरीके से इस्तेमाल कर सकें। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स क्या होती है कि जो हमारा वस्तुएं और सेवाएं जो हैं उनको जो उत्पादन, उनका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करने की जो प्रक्रियाएं हैं उसका अध्ययन हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन और वितरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर हमने जाना कि हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं, उत्पादन क्यों करते हैं।
तो हम उत्पादन इसलिए करते हैं ताकि हम अपने जीवन को सरल बना सकें या हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अप कर सकें। ठीक है, अब वहां से फिर तीसरी बात निकल कर आई कि हम इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसका भी एक रीजन है, ताकि हम अपने जो अतीत से हम शिक्षाएं ले सकें, हम अपने अतीत को समझ सकें, और अतीत को समझने के बाद हम अपने पास्ट को अंडरस्टूड करने के बाद फिर हम अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर सकें। इसीलिए तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ज्योग्राफी, हम जिस एरिया में रह रहे हैं या हमारी धरती या हमारे चारों तरफ का वातावरण ये सब कैसा है, तो उसी तरह हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसका भी एक वैलिड रीजन होना चाहिए, तभी हम एज ए सब्जेक्ट इसको पढ़ रहे हैं। तो हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस धरती पर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और उन रिसोर्सेज से हमें जो है जो वस्तुएं और सेवाएं बनानी है तो वो इस तरीके से बनानी है ताकि हमारा जीवन स्तर ऊपर उठता रहे और इससे हमारे रिसोर्सेज भी बचे रहे और रिसोर्सेज की बर्बादी ना हो। तो ये चीज समझ में आ गई कि हम इकोनॉमिक्स को पढ़ क्यों रहे हैं। अब यहां पर सवाल निकल कर आता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज वो होते हैं, अगला सवाल क्या निकल कर आता है, अगला सवाल निकल कर आता है कि रिसोर्सेज क्या है। भाई सर आपने रिसोर्सेज की बात की, तो ये रिसोर्सेज क्या है ये भी बताइए। रिसोर्स या रिसोर्सेज किसे कहते हैं? रिसोर्स को हिंदी में कहते हैं क्या? संसाधन। तो संसाधन किसे कहते हैं? देखिए ये मैंने साइड में जो है ना अपने जो है ना हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं, ये इंग्लिश में भी हैं और आपको हिंदी में भी। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में क्यों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट्स मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं चाहूं तो यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर डाल दूं और उसके बाद एनिमेशन कर दूं, तो वो सब पढ़ाई, वो बर्गर छाप पढ़ाई, मैं उसको महत्व को नहीं समझता। ठीक है, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो गंभीर तैयारी करने का तरीका यही होता है। ठीक है, तो ये जो है ना हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं ये देखिए, जैसे दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कि व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको आप जो है ना आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन तो मैं कर ही रहा हूं, आप इसको नोट भी करते जाना। ठीक है, फिर उसके बाद हम रिसोर्सेज के बारे में हम जानते हैं। अब तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसमें सारे जो है ये देखिए ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आज जो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद फिर उसके बाद जब हम इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन हम समझ लेंगे, तब उसके बाद हम 9th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। ठीक है, और ये ज्यादा बेहतर व्यवस्था भी रहेगी। ठीक, तो अब हमने ये जान लिया कि भाई हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। अब बात उसमें से एक निकल कर आई थी कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज या संसाधन वो होते हैं जिनकी मदद से हम प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनका यूटिलाइजेशन करके हम प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। क्या बात समझ में आ गई? उन्हें हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के बारे में हमने आगे डिस्कस की, आगे जो है ना नोट्स में डिस्कस किया है। ये देखिए यहां पर मैंने रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया है। अब रिसोर्सेज भी 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स और हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ये 8th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक से ही हम शुरू करेंगे। और भी क्लासिफिकेशन है, पर बेसिक जो क्लासिफिकेशन है पहले आप इसको समझो। तो बेसिक क्लासिफिकेशन में क्या है कि हमारे रिसोर्सेज में क्या है? नेचुरल रिसोर्स होते हैं। रिसोर्सेज क्या है? सबसे पहले हमने ये जान लिया, रिसोर्सेज वो हैं जो हमारा गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूटिलाइज होते हैं, यानी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में और वितरण में भी जो यूज हो रहे हैं वो हमारे संसाधन या रिसोर्सेज हैं। पृथ्वी पे संसाधन सीमित हैं, इसलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं एज ए सब्जेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? तो रिसोर्सेज 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल, मैनमेड और ह्यूमन। ये हिंदी में भी दिया है। ठीक है, हाँ ये देखिए हिंदी में भी दिया है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और उसके बाद मानव। मानव खुद अपने आप में, यानी कि ह्यूमन खुद अपने आप में एक रिसोर्स है।
जैसे हमारे देश में एक एचआर मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री। कंपनियों में आप देखते हो एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो ह्यूमन खुद अपने आप में स्वयं एक व्यक्ति, खुद अपने आप में स्वयं एक रिसोर्स है। अब नेचुरल रिसोर्स क्या होंगे कि नेचुरल रिसोर्स में जो प्रोडक्शन है या जो प्रोड्यूस है, जो उत्पाद है, वो नेचुरल फॉर्म में होता है और डायरेक्ट नेचर से हम ऑब्टेन करते हैं। प्रकृति से सीधे उत्पाद जो है हम प्रकृति से सीधे प्राप्त करते हैं। जो हमारा उत्पाद है वो प्रकृति से हमें सीधे मिलता है, उसमें कोई स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसके अंतर्गत क्या है? हवा, पानी, खनिज, वन जीव, सूर्य का प्रकाश। अब जैसे हम जो यहाँ पर सांस ले रहे हैं, ठीक है, या हम इस हवा का यूटिलाइजेशन किसी अपनी रासायनिक क्रिया में कर रहे हैं, तो हम प्रकृति से ले रहे हैं डायरेक्ट, इसमें कोई मॉडिफिकेशन तो कर नहीं रहे हैं। अब ये कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज हो ही रही हवा। तो यहाँ पर जो हवा है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। पानी है वो क्या है? हमारा नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन अब इसी पानी का इस्तेमाल करके हम कोक बनाने लगे, पेप्सी बनाने लगे, तो वो हमारा कैसा रिसोर्स हो जाएगा? ठीक है, वो तो हमारा प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो वो कैसा प्रोड्यूस होगा? वो मानव निर्मित हो जाएगा। अब उसमें क्या है, हम जैसे मान लीजिए कि हमें खनिज मिल रहे हैं, ठीक है, हम जो खनिज निकालते हैं, लोहा, तांबा, पीतल, ठीक है, तो ये जो हम खनिज निकालते हैं धरती से, तो वो जो खनिज है, उन खनिजों का इस्तेमाल करके हम मशीन बनाने लगे और मशीनों की सहायता से हम वस्तु और सेवा बना सकते हैं। तो जो वो मशीनें हैं वो भी हमारा क्या है? वो हमारा क्या कहलाएंगी? रिसोर्स कहलाएंगी। और वो रिसोर्स कैसी हैं? वो मानव निर्मित हैं। तो प्राकृतिक जो हमारा नेचुरल रिसोर्स होते हैं, तो वो क्या है? डायरेक्ट हमें जो है ना, उसमें जो उत्पादन होता है वो डायरेक्ट जो है ना नेचर से हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जो हमारा मानव निर्मित रिसोर्स है उसमें से जो उत्पादन होता है, तो उसमें जो है प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके जो है एक मैन मेड या मानव निर्मित संसाधन का निर्माण किया जाता है। जैसे हमने कोई खान से लोहा निकाला और उस लोहे का इस्तेमाल करके हमने आयरन बना दिया, या हमने कोई मशीन बना दी और उस मशीन की सहायता से हम कोई वस्तु बना रहे हैं या सेवा दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? तो हमारा क्या है? मैन मेड रिसोर्स हो गया। अब मानव, ह्यूमन खुद अपने आप में एक रिसोर्स है, ठीक है, और वो कैसा रिसोर्स है? अच्छा है कि बुरा रिसोर्स है? अब आप कहोगे कि सर मानव कैसे रिसोर्स हो गया? तो भाई उत्पादन करता कौन है? अगर मशीन अगर उत्पादन कर रही है तो मशीन को कमांड कौन दे रहा है? अब उत्पादन करने के लिए मशीन कौन बना रहा है? अल्टीमेटली जो उत्पादन या प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जा रहा है वो मानव द्वारा ही किया जा रहा है। तो मानव खुद अपने आप में एक रिसोर्स हुआ कि नहीं हुआ? अब मानव कैसा रिसोर्स है? अच्छा रिसोर्स है या बुरा रिसोर्स है? तो ये तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि उसकी स्किल कैसी है, उसकी स्किल कैसी है, उसका नॉलेज कैसा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। अगर ज्यादा नॉलेज वाला बंदा होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, तो एक अच्छा बेहतर ह्यूमन रिसोर्स होगा। अगर वो कम पढ़ा लिखा है और अनस्किल्ड काम करता है, जैसे मजदूरी का काम कर रहा है, तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो थोड़ा कम होगी। ह्यूमन रिसोर्स वो भी है, क्योंकि उत्पादन में वो भी यूटिलाइज हो रहा है। रिसोर्स क्या है? जो प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो, डिस्ट्रीब्यूशन में यूटिलाइज हो, यानी उत्पादन और वितरण में जो जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिनकी मदद से हम उत्पादन और वितरण की प्रक्रियाएं करते हैं, वो क्या चीजें? वो सारे रिसोर्स हैं। और वो रिसोर्स कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। प्राकृतिक यानी नेचुरल, मैन मेड यानी मानव निर्मित, और उसके बाद मानव खुद स्वयं में अपने आप एक रिसोर्स है। तो ये 3 प्रकार के हमारे संसाधन हो गए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा कि क्या होता है इकोनॉमिक्स। हम बात यहाँ पर अभी इकोनॉमिक्स की ही कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स की। हम इकोनॉमी पे नहीं आए हैं अभी, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? बात हम किसकी कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स की, ठीक है? और हमने इसमें जाना कि ये क्या होता है इकोनॉमिक्स।
फिर दूसरा हमने जाना कि हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं, जब उसमें से एक बात निकल के आई कि प्रोडक्शन, उसमें से एक शब्द आया तो हमने ये जाना कि हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं। फिर उसके बाद फिर हमने ये जाना कि एज ए सब्जेक्ट हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। फिर उसमें ये निकल कर आया कि रिसोर्सेस की बात निकल कर आई, तो हमने ये जाना कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने ये जाना कि रिसोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बेसिकली अभी हम क्या आइडिया ले रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट जो हमारा है, अर्थशास्त्र एक विषय है, उसके बारे में हम आइडिया ले रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अब उसके बाद हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है इकोनॉमिक्स पढ़ने का। एज ए सब्जेक्ट तो हमने जान लिया, अब हम जानेंगे इकोनॉमिक्स पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या होता है। भाई संसाधन सीमित है तो हमें जो है इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट हमने पढ़ना शुरू किया, लेकिन कोई ना कोई तो उद्देश्य रहा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर संसाधन सीमित हैं तो हमें जो है ना प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना जरूरी है। लेकिन क्या उद्देश्य है, हम अध्ययन क्यों करें? तो वो उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है बोर्ड, ये बार बार मिट रहा है। देखना जरा, ये बोर्ड बार बार मिट रहा है। गया था फिर उसके बाद हुआ नहीं। अब ठीक हो गया। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम ये होती रहती बीच में, ठीक है, तो थोड़ी सी मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है अर्थशास्त्र का, एक विषय के रूप में उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है, मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम पीपल। हिंदी में क्या कहेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि शायद मैंने नोट्स में डालना मैं भूल गया हूं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है कि मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम पीपल, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो। अधिकतम लोगों का अधिकतम अधिकतम कल्याण, कल्याण कैसे होगा, जब हम जीवन को सरल बनाने लायक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगे, या हम ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगे जिससे हमारा जीवन सरल होगा, जिससे हमारी कठिनाइयां कम होंगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ने का, कि मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम पीपल, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके, इसलिए जो है हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए। हिंदी में कहेंगे अर्थशास्त्र पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। अब आगे चलते हैं, ये जो मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम पीपल, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, ये कैसे इंश्योर होगा? इसका मतलब है हमें जो वस्तुएं और सेवाएं बनानी हैं वो उन वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोग कर सके। ठीक है, अब इस पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, या अपने शहर को ले लीजिए, अपने भारत देश को ले लीजिए, तो भारत देश में जो 140 करोड़ जनसंख्या है, तो क्या सबकी जरूरतें एक समान है? नहीं, लेकिन कुछ जरूरतें हैं जो सबकी हैं, जैसे रोटी या भोजन, वो सबकी जरूरत है। हम पूरे देश की पूरी जो जनसंख्या है वो सबकी जरूरत है, जिसको आप, या फिर दूसरे शब्दों में कह लो कि एक अच्छा पोषण, स्वास्थ्य सबकी जरूरत है, शिक्षा सबकी जरूरत है। लेकिन क्या जो आईपैड या फिर जो हमारा आईफोन, क्या वो सबकी जरूरत है? वो सबकी जरूरत है नहीं।
या फिर आप दूसरा कह लो कि प्राइवेट जेट भी है। यहाँ पर भारत में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास प्राइवेट जेट है। तो क्या प्राइवेट जेट सबकी जरूरत है? तो प्राइवेट जेट सबकी जरूरत नहीं है। अब प्राइवेट जेट किन 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 लोगों की जरूरत है? तो मुश्किल से भारत में जो अरबपति लोग हैं, बहुत हम लोग उनको गिन सकते हैं। गिने चुने लोग हैं जिनके पास भारत में प्राइवेट जेट अपने होंगे। ठीक है। अब हम अपने संसाधनों का, अब संसाधन तो सीमित है, हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल प्राइवेट जेट बनाने की तरफ सारा कर दें, तो बाकी बची हुई जनसंख्या का क्या होगा? फिर रोटी बनाने के लिए संसाधन कहां से आएंगे? लोगों के मूवमेंट के लिए ट्रेन बनाने के लिए या मेट्रो बनाने के लिए संसाधन कहां से होंगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो संसाधन हमारे, रिसोर्सेज हमारे सीमित है। अब उन रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि बर्बादी भी कम हो, और दूसरा अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हम सुनिश्चित कर सकें। मतलब हम इंश्योर कर सके मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम पीपल। अब ये कैसे हम इंश्योर करेंगे? तो इसके लिए हमारा क्या टूल रहेगा? इसको इंश्योर करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि जो हम एलोकेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो ऑप्टिमम होना चाहिए। यानी कि एलोकेशन को हिंदी में कहते हैं आवंटन। संसाधनों का आवंटन उचित तरीके से किया जाए। अब आवंटन शब्द से मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा, जो हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आवंटन आप क्या देखते हो कि सरकार ने आवंटित किया, भूमि आवंटित कर दी, यानी सरकार ने भूमि दे दी किसी को। आपको ऐसा एक फील आ रहा है कि एक बंदा कोई खड़ा होके किसी को कुछ दे रहा है, उसी को आवंटन कहते हैं। लेकिन इकोनॉमी में एलोकेशन या आवंटन ये नहीं कहलाता है। इकोनॉमी में एलोकेशन या आवंटन क्या होता है कि हम वस्तु या सेवा बनाने के लिए या इनके वितरण के लिए संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, या संसाधन हमने अपने पास जुटा लिए हैं। तो जो हमने संसाधन वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के लिए अपने पास जुटा लिए हैं, इसका मतलब हमने इन संसाधनों को अपनी तरफ आवंटित कर लिया है। इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि हमने गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिसोर्सेज को हमने जो है कलेक्ट कर लिया है, या हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, तो ये जो यूटिलाइजेशन चल रहा है दैट इज नोन एज एलोकेशन। इसको हम ये कह सकते हैं कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में जो रिसोर्सेज का उपयोग हो रहा है, या रिसोर्सेज जिस तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब रिसोर्सेज का एलोकेशन उस तरफ हो गया है। अब मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें, जिनको हवाई जहाज चाहिए उनको हवाई जहाज भी देना है, सबको रोटी भी देनी है, सबको जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देना है, सबको एजुकेशन भी देनी है, सबको हेल्थ भी देना है, उसी लिमिटेड रिसोर्स का यूज करके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एलोकेशन बहुत ही समझदारी से करना पड़ेगा, यानी कि आवंटन बहुत समझदारी से करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो एलोकेशन क्या होता है? रिसोर्सेस जो यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आपका क्या कहलाता है? एलोकेशन कहलाता है। एलोकेशन या आवंटन को आप इस तरीके से मत लीजिएगा जो व्यवहारिक रूप में आप देखते हैं कि भाई खड़ा होकर कोई व्यक्ति किसी को कुछ दे रहा है, दैट इज नॉट आवंटन। इकोनॉमी में आवंटन का मतलब है कि जो यूटिलाइजेशन या प्रयोग हो रहा है उत्पादन और वितरण में रिसोर्सेज का, वो आवंटन कहलाता है। अब आवंटन कई प्रकार से किया जा सकता है। एलोकेशन एलोकेशन मार्केट बेस्ड भी हो सकता है। एलोकेशन जो है मार्केट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर भी कर सकते हैं, या एलोकेशन सिर्फ सरकार करे। तो ये हमारे जो है ना, ये हमारा इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं। वो इकोनॉमिक मॉडल हम बाद में पढ़ेंगे कि हमारे कितने प्रकार के इकोनॉमिक मॉडल हैं। वो हम भटकाव में चले जाएंगे तो उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी आपको ये समझाना जरूरी था कि एलोकेशन क्या होता है, और वो मैंने आपको इसलिए समझाया कि एलोकेशन को ऑप्टिमम रखना या उसको जो है ना उचित तरीके से एलोकेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिसको हवाई जहाज चाहिए उसको हमें हवाई जहाज भी देना है, और जिनको रोटी चाहिए उनके लिए हमें रोटी की व्यवस्था भी करनी है। फिर जो हमारे बीमार लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करनी है। जो शिक्षित नहीं है उनके लिए शिक्षा की भी व्यवस्था करनी है।
तो हमें जो है ना रिसोर्सेज को बड़ा सोच समझ के इस प्रकार यूज करना है ताकि अधिकतम लोग उससे बेनिफिट उठा सके। तो यहां पर आपको दो कारण समझ में आ गए ना कि हम इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को एज ए सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस धरती पे संसाधन सीमित हैं और इन सीमित संसाधनों का हमें इस प्रकार से यूटिलाइजेशन करना है, इस प्रकार से प्रयोग करना है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब ये तो हो गई इकोनॉमिक्स। हमने ये जान लिया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन हम क्यों कर रहे हैं, रिसोर्सेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने एलोकेशन वगैरह के बारे में भी जान लिया, एज ए सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हमने जान ली। अब इकोनॉमिक्स को जो लेकर जो हमारा एक सिविल सर्विसेज की तैयारी में हमारा जो एक बेसिक फंडा था या बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर होना चाहिए था, वो हमारा क्लियर हो चुका है। नोट्स वगैरह ये आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों दिए हुए हैं, तो इनको आप पॉज करके आप इनके नोट्स बनाते रहना। अब अगली बात निकल के आती है कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक्स तो समझ लिया, अब इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी, अगली बात क्या निकल कर आ रही है, व्हाट इज इकोनॉमी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। हमने अभी तक क्या जान लिया, हमने जान लिया है अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स क्या है ये हमने जान लिया है। इसका बेसिक जितना हमारा जरूरत भर का कॉन्सेप्ट था वो हमने समझ लिया है। और मैंने क्लास के शुरू में ही बताया था कि अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है या व्यवहारिक स्वरूप है वही हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये तो पहली चीज हुई। अब दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम हिंदी में क्या कहेंगे, आर्थिक क्रियाएं। इसको समझने से पहले, व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या है, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं क्या है, नोट्स में लिखा है, ठीक है, आप उससे वहां से नोट करना, बस आप यहां पर समझते रहो। आर्थिक क्रियाएं क्या है, कोई भी ऐसा काम जिसके पीछे कीमत जुड़ी हो वो आर्थिक क्रिया है। एनी प्रोसेस दैट इज अटैच्ड विद द प्राइस इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी क्रिया जिसके पीछे कीमत लगी हुई हो वो आपकी आर्थिक क्रिया है। जैसे अब आप खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के लिए पीछे आपकी कोई कीमत तो लगी नहीं है। आप घर में बैठ के अगर खाना खा रहे हैं तो इसके पीछे क्या कोई आर्थिक कीमत लगी हुई है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक प्रक्रिया या आर्थिक क्रिया नहीं है। लेकिन आप अगर होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं तो वहां पर आपकी कीमत लग गई है। तो ये जो होटल में बैठ के आप खाना खा रहे हैं और होटल वाला आपको खाना खिला रहा है, तो ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं, क्योंकि इनमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई है, इनमें पैसा, मनी इन्वॉल्व हो गया है। तो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कॉस्ट या प्राइस इन्वॉल्व हो जाए वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हो रही हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ये किसी एक रीजन में होंगी, किसी खास क्षेत्र में होंगी, हाँ या ना। जो कोई भी आर्थिक क्रिया होगी वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन, क्षेत्र में या किसी पर्टिकुलर जगह पे होगी। अब जैसे आप होटल में खाना खा रहे हो, यानी कि ये जो आर्थिक क्रिया हो रही है होटल में हो रही है, ठीक है। आप घर में खाना खा रहे हो उसमें कॉस्ट नहीं जुड़ी है, लेकिन जब आप होटल में खाना खा रहे हो तो उसमें कॉस्ट जुड़ गई है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो वहां पर क्या है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी जब आप होटल में खाना खा रहे हो। जब आप घर में खाना खा रहे हो तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। आप ऑफिस जा रहे हो,
आप अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे हो, ठीक है, हाँ उसमें आपने पेट्रोल डलाया है, तो जो पेट्रोल डलाया वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगी हुई, वो पेट्रोल वगैरह को अगर आप पेट्रोल भराना है आप उसको कह सकते हो, लेकिन एक बात को समझो, यहाँ पर आप गए, या फिर मैं कहता हूँ आप पैदल जाओ ऑफिस, अब आप पैदल ऑफिस जा रहे हो तो इसमें कोई कॉस्ट लगी है? कोई कॉस्ट नहीं लगी। लेकिन वहीं पर आप मेट्रो का इस्तेमाल करके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके जा रहे हो तो वहां पर कॉस्ट लग गई। तो ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी प्रक्रिया, ऐसा कोई भी कार्य जिसमें कॉस्ट अटैच हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं, आर्थिक क्रियाएं किसी क्षेत्र विशेष में होती हैं। अभी मैंने एक होटल का एग्जांपल दिया, तो पूरे भारत में या एक बड़े भूभाग में ये आर्थिक क्रियाएं चल रही होंगी, हाँ या ना? अब उस बड़े भूभाग में, जिस भूभाग में ये आर्थिक क्रियाएं चल रही हैं, उस भूभाग में इन आर्थिक क्रियाओं का हम अध्ययन करें, जब हम इनको स्टडी करेंगे तो वो स्टडी हम किसके अंतर्गत करेंगे? वो हम इकोनॉमी के अंतर्गत करेंगे, या जिसको हम कहेंगे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करेंगे। इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी पर्टिकुलर रीजन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, उनकी स्टडी जब हम करते हैं, उनका अध्ययन जब हम करते हैं, या उनका अध्ययन हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करते हैं, इकोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो? एग्जाम्पल के लिए, ये क्षेत्र विशेष का एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हो? तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा इंडियन इकोनॉमी, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हम इंडियन इकोनॉमिक्स कहते हैं? कभी नहीं कहते। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट। लेकिन इस सब्जेक्ट का जो व्यवहारिक स्वरूप है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो क्या है? हमारा इकोनॉमी। और ये जो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी के अंतर्गत जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हम स्टडी करते हैं, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी पर्टिकुलर रीजन में ही होंगी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या है? इसका मतलब है कि हमारा जो देश है भारत, भारत हमारा जो देश है, भारत की अर्थव्यवस्था, हम अगर ये बात कह रहे हैं, और ये बात हम कहते भी हैं, और यही हमारा यूपीएससी का क्या है? टॉपिक भी है। भारत की अर्थव्यवस्था ही तो, इंडियन इकोनॉमी ही तो पढ़ते हैं हम यूपीएससी की तैयारी में, स्टेट पीसीएस की तैयारी में। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था या भारत की अर्थव्यवस्था। क्या हम ये कहते हैं भारत का अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, और उसके अंतर्गत हम क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज या प्रोसेसेस को हम स्टडी करते हैं। लेकिन जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी पर्टिकुलर रीजन से अटैच हो जाती हैं, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये किसी पर्टिकुलर रीजन से अटैच हो गई, इससे अगर अटैच हो गई, तो हम इस पर्टिकुलर रीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जब हम स्टडी करने लगेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? इकोनॉमी कहलाएगा। और उसके पहले उसका, उस रीजन का जो नाम है, वो नाम जोड़ दिया जाएगा। यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं और उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, यानी हम इकोनॉमिक की स्टडी कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की। और इस रीजन का नाम क्या है? तो इस रीजन का नाम क्या है? भारत। उसी तरह हम अमेरिकन इकोनॉमी की भी कह सकते हैं, हम इजराइल की इकोनॉमी भी कह सकते हैं, यूक्रेन की इकोनॉमी भी कह सकते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कह सकते हैं। तो इकोनॉमी क्या है, समझ में आ गया? क्लियर? तो ये भी हमारे नोट्स में है, ठीक है, ये भी हमारे नोट्स में है, ठीक है। ये हमने जो है ना कि मैक्सिमम लोगों का, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, ठीक है, जिसको मैंने लिख दिया सामाजिक कल्याण, ठीक है। सामाजिक कल्याण यानी कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, और समाज में ज्यादा लोग होंगे, है कि नहीं? तो इसको आप नोट कर लेना। फिर रिसोर्सेज के हमने टाइप देख लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए नोट्स। आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में भी हमने पढ़ लिया, क्या होती हैं। वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग से संबंधित गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। ये तो आप, वो तो आप समझ ही लेना। लेकिन जो मेन बात है इसमें समझने वाली, वो मेन बात ये है कि इनके पीछे कीमत अटैच होती है, कॉस्ट लगी होती है। इनके पीछे क्या होती है? इनके पीछे अटैच क्या होती है? प्राइस, प्राइस अटैच होता है या कॉस्ट अटैच होती है, ये मेन बात है।
इसको आपको दिमाग में रखना है। क्लियर? उसके बाद अब हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, इसका क्लासिफिकेशन। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। ठीक है। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रियाएं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है? एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचमक। ठीक है। लेकिन हम वो भारत में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम जब उस चीज को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो हम उसको पढ़ेंगे भी नहीं। हमारे भारत में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी वगैरह, या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वो क्लासिफिकेशन हम भारत में नहीं यूज कर रहे हैं, अभी नहीं फिलहाल यूज कर रहे हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे भी नहीं। हम यूज क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। आर्थिक क्रियाएं, तो हमारी कौन सी आर्थिक क्रियाएं? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड और सेवाओं से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड आर्थिक क्रियाएं क्या है कि इसमें जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, कृषि एवं संबंधित गतिविधियां। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो गतिविधियां होती हैं और इन गतिविधियों के माध्यम से जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट होता है, वो नेचर से हम डायरेक्ट लेते हैं। जैसे हम खेती कर रहे हैं तो खेती से हम फसल उपजा रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारा प्रोड्यूस है, जो हमारा उत्पाद है, वो डायरेक्ट नेचर से हमें जो है ना मिल रहा है। ठीक है। अब इसी में जो है ना खेती के साथ साथ क्या है? बागवानी भी है, वनिकी भी है, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर। बागवानी को क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर। मत्स्य पालन, फिशरीज। ठीक है। पशुपालन, एनिमल रेयरिंग। ठीक है। तो ये सारे पशुपालन, मत्स्य पालन, और उसके बाद बागवानी, वनिकी, कृषि, ये सारी एक्टिविटीज किसमें आएंगी? हमारे कृषि और संबंधित गतिविधियों में। तो ये हमारा पहला क्षेत्र क्या हो गया? ये मैंने यहाँ कृषि लिख दिया है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? जब आप इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कृषि। पहला क्लासिफिकेशन होगा कृषि एवं संबंधित गतिविधियां। और इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, ये हमारा पूरा नाम होगा। ठीक है। मैंने कृषि लिखा है जो गलत है। ठीक है। मैं शायद नहीं भूल गया लिखने में। ठीक है। तो यहां पर हालांकि मैंने लिख दिया है कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, तो यही सही है। ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें जो है हमारा क्या है? खेती आ जाएगा। इसके तहत कौन सी प्रक्रियाएं आएंगी? खेती की जो क्रिया हम कर रहे हैं, बागवानी की जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, पशुपालन, पक्षी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन। ठीक है। वनिकी। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, ये सारी गतिविधियां हमारे किस में आएंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक। दूसरा हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो क्षेत्र है गतिविधियों का, वो क्या है? हमारा उद्योग। उद्योग में हमारा क्या आएगा? तो उद्योग के अंतर्गत क्या होता है? उद्योग के अंतर्गत जो हमारा जो इनके अंतर्गत वो गतिविधियां आती हैं जिन गतिविधियों में हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उत्पादन कर रहे हैं। यहां पर तो क्या हम डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स ही उत्पादन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, और यहां पर क्या है? उद्योग में हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके फिर हम जो है ना कुछ नया उत्पादन कर रहे हैं। इंडस्ट्री। ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता माइनिंग, क्वायरिंग, यानी कि जिसको हम कहते हैं खनन एवं उत्खनन। ठीक है। फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। तो ये सारी एक्टिविटीज किसमें आती हैं? इंडस्ट्री में। अब एक सवाल आप लोगों के लिए है, खनन और उत्खनन, माइनिंग और क्वायरिंग में क्या डिफरेंस है? ठीक है। तो जिसको इसका आंसर पता हो या फिर सर्च करके आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर खुद ही सर्च करके आप खुद ही नोट कर लेना, समझ लेना। और अगर हाँ आप लिखो या ना लिखो, आपको अगर ये नहीं समझ में आया कि माइनिंग और ये खनन और उत्खनन में क्या अंतर है, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप मुझे जो है ना ये लिख के भेज देना कि सर हमें कहीं नहीं मिला या समझ में नहीं आया, तो मैं अगली क्लास में समझा दूंगा। ठीक है। तो हमारे क्या है? उद्योग क्षेत्र में हमारा क्या है? जो उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत हमारी कौन सी गतिविधियां होती हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण,
कंस्ट्रक्शन यानी विनिर्माण। अब एक सवाल फिर आपके लिए उठ के आ गया कि निर्माण और विनिर्माण में क्या अंतर है, तो इसको भी आप लोग सर्च करिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण और विनिर्माण, ठीक है। खनन और उत्खनन, माइनिंग और एंड क्वायरिंग। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा इसमें, आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हमारे क्या आती हैं इंडस्ट्री सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर में आप जानते ही हैं कि बैंकिंग जो है ना हमारा, फाइनेंस, बैंकिंग, बीमा यानी जिसको हम कहते हैं इंश्योरेंस, आईटी से संबंधित गतिविधियां, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये सारी सेवाओं के क्षेत्र में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर इसमें तो कॉस्ट जुड़ी ही नहीं है, तो अभी नहीं जुड़ी तो बाद में जुड़ जाएगी, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये एक सेवा है। तो हमारी जो आर्थिक गतिविधियां क्या है कि ऐसी कोई भी गतिविधि, ऐसा कोई भी काम जिसमें कॉस्ट लग जाए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन हमने देखा, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, हिंदी में कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, उद्योग और सेवा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है हमने समझ लिया। हमने फिर उसके बाद हमने ये भी जान लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और उसका क्लासिफिकेशन। तो ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये बेसिक इंट्रोडक्शन हम समझ चुके हैं। इस बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने क्या जाना, हमने जाना इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन हम क्यों कर रहे हैं, रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं, रिसोर्सेस क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इनका यूटिलाइजेशन, इनका एलोकेशन कैसे होना चाहिए। फिर इकोनॉमी क्या है, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर हमारा जो है ना, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कितने उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये सारी चीजें हमने जान ली, ठीक है। तो जो बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगली क्लास में हम इंटायरली शुरू करेंगे अपना 9th क्लास की एनसीईआरटी, जिसका पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी, ये कहा जाता है कि आप पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी को समझना भी इतना आसान नहीं है। अब कहीं पर लिख दिया वहां पर फिक्स्ड, स्थिर पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है। जब आपको शब्दों का मतलब पता होगा तभी आप पैराग्राफ का अर्थ निकाल पाओगे या लाइन का अर्थ निकाल पाओगे। तो आपको अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी का अल्टरनेट नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि बिना एनसीईआरटी का उसका सिलेक्शन हो गया या एनसीईआरटी पढ़ने की नहीं जरूरत है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, या फिर वो जो है ना मतलब धोखा दे रहा है आपको। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, और एनसीईआरटी एक बार नहीं, आपको कम से कम एग्जाम में बैठने से पहले हर एक एनसीईआरटी को कम से कम 6 बार कंप्लीट करना है। और 6 बार कंप्लीट करने के साथ साथ आपको उसको समझना भी जरूरी है। और शुरुआती चरण में आप इतने बुद्धिजीवी नहीं हो कि आपको एनसीईआरटी इतनी आसानी से समझ पाओ, ठीक है। तो एनसीईआरटी की चैप्टर्स को जो शुरू में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उनको फिर बेहतर तरीके से हम समझेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होगा, आपने कहीं और पढ़ा होगा या कहीं और देखा होगा, वो उनका अलग होगा, ठीक है। मेरा जो तरीका होता है कि मैं एक एक शब्द का कॉन्सेप्चुअल तरीके से, उसकी मीनिंग क्या है, उसका उसको कैसे जो है ना एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं, तो मैं उस तरीके से चलता हूँ, ठीक है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया, कल से हम जो है ना शुरू करेंगे 9th क्लास का पहला चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है। और फिर कल मिलते हैं, चलिए नमस्कार।